जाम अब्दुल करीम, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे काफी बात की गई गरीबों के हवाले से कि बजट में ये मसले रखे गए हैं या ये चीज हुई है, तो आप मुझे ये बताएं कि 17,000 या 17,500 कमाने वाला बंदा अपना बजट कैसे बनाएगा, जो मुझे समझ में नहीं आता। मैंने बड़ी कोशिश की कि अगर 4 फर्द हैं तो उनके घर का आटे का ही जो है खर्चा वो 6,000 बनता है, ऑयल, उसमें सब्जी, दाल या कुछ भी जो भी चीजें मिला लें, और खुदा न खास्ता उसमें यूटिलिटी बिल्स भी डाले जाएं और सब कुछ डाला जाए, तो वो बेचारा कहां से गुजारा करेगा। तो अवाम दोस्त तो हम इसको कह नहीं सकते। इसके अलावा बिजली को आपने बढ़ा दिया, आपने गैस महंगी कर दी, तो किस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये अवाम दोस्त बजट है। उसके अलावा यहाँ पे बातें हुई कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए और इंपोर्ट पे जो है पाबंदी हो या कम की जाए, जो भी है। तो मेरा सवाल बनता है, जो मैं इनसे पूछना चाहता हूं हुकूमती बेंचेस से, कि अगर आप, मिनिस्टर मौजूद नहीं है, कोई भी नोट कर लेगा उनकी तरफ से, कि अगर आप एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, हम उससे इनकार नहीं करते कि आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, आप बेशक बढ़ाएं, लेकिन अगर आप इंपोर्ट कम करते हैं तो आपको जो टैक्सेस उस पे जनरेट हो रहे हैं वो ऑलरेडी कम हो जाएंगे। तो उसके बाद जो आपने एक फिगर दी है 5.5 ट्रिलियन की, वो कैसे आप अचीव करेंगे टारगेट? तो मेरा ये सवाल है उनसे। उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस जो बढ़ाए गए हैं 70% इनडायरेक्ट टैक्सेस, जब 70% इनडायरेक्ट टैक्सेस लेंगे और 30% जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस लगाए गए हैं, एफबीआर जो कलेक्ट करके देगी, जो हमारी इनकम टैक्स के ऊपर है, तो ये सारे के सारे टैक्सेस उस गरीब आवाम से लिए जाएंगे जिनके लिए कहा जाता है कि हम उन पे बोझ डालना नहीं चाहते। और यहाँ पे कहा जाता है कि कोई 300-400 फैमिलीज हैं जो टैक्सेस भरती हैं। तो अगर देखा जाए तो आटे से लेके जो खा रहे हैं, जो बिजली का बिल दे रहे हैं, जो गैस का बिल दे रहे हैं लोग, उन सब पे वो गरीब आवाम भी जो 17,000 कमा रहे हैं वो भी दे रहे हैं, जो उनसे ऊपर कमा रहे हैं वो भी दे रहे हैं। तो मेहरबानी करें कि जो आपने टैक्सेस की सतह 12 लाख से कम करके जो तनख्वाहदार तबका है उसको 6 लाख पे आप ले आए, तो कम से कम इसको दोबारा 12 लाख पे ले जाएं। ये हमारी तजवीज है, बाकी तो करना हुकूमत ने अपना ही है। उसके अलावा मैं अपने हलके से मुतालिक चंद चीजें हैं उन पे भी बात करूंगा, क्योंकि मेरे हलके में स्टील मिल भी है, पोर्ट कासिम अथॉरिटी जो है वो भी है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि स्टील मिल को तबाह कर दिया गया है या जो भी है। तो मैं इनसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो जिनकी वजह से वो तबाह हुई है, 2002 से लेके 2007 का पीरियड निकाल लें तो उनको पता चल जाएगा कि स्टील मिल का डाउनफॉल कहां से शुरू हुआ और उसमें क्या चीजों, किसकी वजह से ये चीजों का नुकसान हुआ है। वो दरअसल वो उनका नाम लेना नहीं चाहते, उस अदवार में वो जाना नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि मैं उस हलके से ताल्लुक रखता हूं तो मैं ये चीज आपके सामने लाना चाहता हूं। उसके अलावा जनाब स्पीकर साहब, सुपर हाईवे पे मेरा हल्का सुपर हाईवे का भी लगता है, जो कराची के जामशोरों के बॉर्डर से शुरू होके यहाँ पे हब डैम तक जाता है, जिसमें सुपर हाईवे आता है। वहां पे फायरिंग रेंजेस बने हुए हैं, जो मैं वफाक से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको वहां से शिफ्ट करके कहीं और शिफ्ट किया जाए, क्योंकि हमारी जमीनें, एक देह है हमारी, देह डांडो के नाम से, वो वफाक ने शायद दी है रेंजर्स को या उन जो भी इदारे हैं वफाकी इदारे उनको दी है। तो उनको अलॉट हुई है, जो मेरी नॉलेज में है वो है कोई 10,000 एकड़। तो उस जमीन को जो फायरिंग रेंज है उसको शिफ्ट करके
वो उस जमीन पे ले जाएं, लेकिन मसला ये आ रहा है कि वो 10,000 एकड़ की जगह पे 14,000 एकड़ एक्वायर करके बैठे हुए हैं। तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। मैंने रिटर्न में लिखा है सीनियर मेंबर जो हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, उनको कि मुझे ये बताया जाए कि आपने अलॉटमेंट कितनी की है और आप उनको कब्जा कितना दिया हुआ है। अब जनाब आला वहां पे हालत ये है, ये हम पे इल्जाम लगते रहते हैं कि शायद जो ये लोग काम नहीं करना चाहते। मैं उस इलाके का आपको बताता हूं, वहां पे एक स्कूल है, आप सुन ले मेरे भाई यार, उस पे वहां पे हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करने दी जाती। पिछले 7 सालों से या 6 सालों से मेरे साथ जो एमपी हैं वो उस स्कूल की मंजूरी कराते हैं। वहां पे कुछ वो कहते हैं कि आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते क्योंकि ये जमीन जो है वो फायरिंग रेंज के अंदर आती है। तो मेरी ये गुजारिश है कि यहाँ पे दोस्त कह रहे हैं कि ये कदीमी गोट है हमारे, और वो अभी से नहीं है, उनको कोई 200-400 साल से वो यहाँ पे मकीम है। तो उनकी भी अपने बच्चों के लिए कोई चाहत है कि वो स्कूल बने, और स्कूल की बाउंड्री, मतलब वो स्कूल की बाउंड्री नहीं बनने दे रहे कि वो रिपेयर होगा, और वहां पे बिजली के लिए जब हम कोशिश करते हैं तो वो खंबे भी रोक दिए जाते हैं। तो ये मसाइल हैं जो मेरे हल्के से मुतालिक मैं आपको आगाह करना चाह रहा था। इसके अलावा डीएचए वो भी मेरे हल्के में है, और डिफेंस जो फेज 1 फेज 2 उनके हवाले से भी मैं कहना चाह रहा था कि डिफेंस के इलाकों में भी पानी नहीं आ रहा। उसकी वजह यही है कि सिंध को पानी नहीं मिल रहा, और जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स चल रहे हैं, हाइड्रेंट्स की बात की जाती है वो बंद नहीं होते। जब बंद किए जाते हैं 2 दिनों के लिए तो इलाकों के लोगों के पास पानी चला जाता है, और ये हमने करके देखा है। ये हमारे इलाके में एक हाइड्रेंट एक वाइंड अप की तरफ ले जाएं जी। सर चलें, वाइंड अप के लिए लेके जाते हैं। सर मैं किसी पे तनकीद भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो हकायक है वो बयान कर रहा हूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर एक ईद के मौके पे एक हाइड्रेंट बंद हुआ था, सिर्फ 3 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, पूरे इलाके में पानी गया था। तो वफाक से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना असर रसूख भी इस्तेमाल करें, सिर्फ ये ना कहें कि वो क्यों नहीं बंद हो रहे, आप उसकी वजह ढूंढे ना। अगर हम नहीं करना चाह रहे, हम वहां के नुमाइंदे, हम करना चाह रहे हैं, तो आप भी मदद करें कि वो आपको फिर पता लग जाएगा कि क्यों नहीं हो रहे, इसके पीछे कौन है, ये भी पता लग जाएगा। आखिर में मैं अपनी बात इससे खत्म करना चाहूंगा। टू लर्न who rules over you, simply find out who you are not allowed to criticize. Thank you. शुक्रिया।